नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। और अपन जो पढ़े हैं वो है ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसा कि अपने लास्ट जो टॉपिक जो पढ़ा था वो पढ़ा था एल्गी, जो है प्लांट किंगडम का सबसे पहला वाला जो है फाइलम है। ठीक है, जिसका जो है अपने प्लांट किंगडम का सबसे पहला जो फाइलम है उसका नाम जो है वो एल्गी है। एल्गी को अपन थैलोफाइटा भी बोलते हैं। थैलोफाइटा के अंदर ये है कि यहाँ पे इनका जो शरीर जो होता है वो थैलस के समान होता है, इसलिए इनको थैलोफाइटा। ठीक है, और इसके अंदर जो है अपन ने तीन तरह की एल्गी पढ़ी, जिसमें क्लोरोफाइसिस जो थी वो रिमेनिंग जो बाकी थी। उसके पहले अपन ने जो थी रोडोफाइसिस और फियोफाइसिस के बारे में। रोडो लाल शैवाल और दूसरी चीज वो थी वो फियोफाइसिस, जिसको भूरी शैवाल अपन कहते हैं, वो अपन ने पढ़ी है। ठीक है, आज जो है वो अपन लेंगे क्लोरोफाइसिस। ठीक है, और पढ़ेंगे अपन ब्रायोफाइटा। तो क्या है क्लोरोफाइसिस? सीधी सी बात है, तो क्लोरोफाइसिस जो है वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर वो कलर जो है वो ग्रीन होता है। ठीक है, और उसमें भी क्लोरोफिल मिलते हैं, और तीनों में वैसे क्लोरोफिल मिलते हैं, लेकिन एक में जो था वो अलग अलग पिगमेंट की वजह से, इनके साथ में अलग पिगमेंट की वजह से इनका कलर जो है वो लाल भूरा होता है। ठीक है, तो आज जो है वो अपने जो क्लोरोफाइसिस के बारे में अपन देखेंगे। तो चलते हैं। क्लोरोफाइसिस, जिसको अपन लाल शैवाल कहा जाता है। ठीक है, इसको लाल शैवाल कहा जाता है, सॉरी लाल क्या, हरी शैवाल कहा जाता है। ये कैसी होती है? हरे रंग की, यानी ग्रीन होती है, जिसको बोला जाता है अपन क्लोरोफाइसिस। कम से कम इसकी 7,000 जातियां जो है वो पाई जाती है। मुख्यतः ये कहाँ मिलते हैं? स्वच्छ जलीय में ये सबसे ज्यादा मिलते हैं, मतलब आपको आसपास में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें याद रखने वाली बातें हैं कि एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट प्लांट सेल है, यानी इसकी सबसे बड़ी जो सेल जो है, मतलब प्लांट सेल के अंदर भी सबसे बड़ी जो सेल है वो इस एल्गी की सेल होती है, जिसका नाम है एसिबुलेरिया। ठीक है, एसिटेबुलेरिया, जिसमें लार्जेस्ट क्या होती है? प्लांट सेल। दूसरा है कॉनिडियम। ठीक है, और कोलेरेप्टा, जो समुद्री होते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये समुद्री है। तो ध्यान ये रखना है कि सारी जातियां स्वच्छ जलीय है, तालाब के अंदर है, जो स्वच्छ जल होगा मीठे पानी के वहां पे मिलते हैं। लेकिन एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ी होती है, और वो सेल मतलब उसकी जो कोशिका जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और ये जो है वो कहाँ पे मिलती है? अपने को समुद्र के अंदर खारे पानी में मिलती है। शैवालों के विभिन्न प्रदर्शित होते हैं रूप जो है वो अलग अलग हैं। अच्छा, हिम शैवाल होती है, एक होती है हिम शैवाल। हिम शैवाल है, जिसको बोला जाता है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। अच्छा, ये हिम हिम का मतलब होता है ये बर्फ में भी मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ये बर्फ में, आइस वाले भाग में। ठीक है, उसके बाद में एस्कोटेलिया हॉर्मीडियम भी बर्फ में पाई जाती है, लेकिन ये जो है वो सबसे ज्यादा मतलब कहते हैं कि प्रसिद्ध है क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलती है? अपने को हिम में मिलती है। दूसरी होती है अंतजंतुक वाले। अंतजंतु का मतलब होता है कि जो जंतु के शरीर के अंदर मिलती हो। ठीक है, तो शरीर के अंदर मिलने वाली है, एक तो कोलेरा और दूसरी है जू कोलेरा क्लोरेला, और दूसरी है जू क्लोरेला। ठीक है, ये दोनों शैवालों जो है वो कहाँ पे मिलती है? वो हाइड्रा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर, इनके शरीर में ये पाई जाती है, इन पे उपस्थित होती है। तो अंत जंतु, जंतुओं के अंदर मिलने वाली। अधि जंतु, जो जंतुओं के कहाँ पे मिलती है? ऊपर मिलती है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगी? अपने को ऊपर मिलेगी। और ये कहाँ पे मिलती है? जो मोलस्कन जो होते हैं, मोलस्कन, मोलस्कन का मतलब होता है जैसे पाइला है। ठीक है, उनके सतह के ऊपर मिलती है, उनके कवच के ऊपर मिलती है, उनके ऊपर जो कवच होता है। ठीक है, इसको अपन शंख भी बोलते हैं। अपन शंख वाले जो प्राणी होते हैं, यूनियो है। ठीक है, उसका कवच जो देखा होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक है, उसके ऊपर ये मिलती है उसका नाम है क्लेडोफोरा। तो क्लेडोफोरा मोलस्कियन जो होते हैं उनके कवच में पाई जाती है। अंतजंतुक में कोलोरेला और जू कोलेरेला पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? हिम में पाई जाती है। सजीवी, तो सजीवी आपने देखा होगा लाइकेन वाला, जिसमें होता है ट्रेबोक्सिया और है टेरेंटो टेरेंटोपोलिया।
टेरेंटोफोलिया। ये दोनों ऐसी कवक है जो कहाँ पे, लाइकेन के साथ में रहती है, यानी किसके साथ में सहजीवन है, इसका कवक के साथ में सहजीवन है। तो कवक प्लस शैवाल जब दोनों साथ में रहते हैं तब उसको बोला जाता है क्या, लाइकेन बोला जाता है, लाइकेन या लीचेन बोला जाता है। तो ये दोनों का सजीवी है, तो ये सजीवी है। परजीवी जो दूसरों के ऊपर मिलती है वो होती है, एक होती है सिपेलोरोस। सिपेलोरोस जो होती है एल्गी, वो चाय और कॉफी पे रेड रस्ट जो होती है बीमारी, वो रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो जो सिपेलोरस जो है वो क्या करती है, चाय और कॉफी के अंदर जो है रेड रस्ट नामक एक बीमारी को पैदा करती है। ठीक है, तो ये परजीवी है। परजीवी मतलब अपना भोजन जो रहती है वो चाय कॉफी के पौधों से लेगी। तो ये जो है वो क्लोरोफाइसिस जो है कम से कम 7,000 है। ठीक है, इनको तो चलो कोई नहीं, ये जलीय में होती है। इसमें याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या, एसिटेबुलेरिया। सबसे लार्जेस्ट प्लांट सेल जो है वो कौन सी है, एसिटेबुलेरिया। ठीक है, हिम में जो आपको मिलेगी क्लेमाइडोमोनास मिलेगा। ठीक है, अंतर्जंतुक में आपको क्लोरेला और जू क्लोरेला मिलता है, जो हाइड्रा और पैरामीशियम में मिलता है। अधिजंतुक के अंदर आप देखोगे तो आपको ये अधिजंतुक के अंदर आपको क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा जो है मोलास्का जो होता है ना उनके कवच पे मिलता है। ठीक है, और ट्रेबोक्सिया और टेरेंटोफोलिया जो है वो लाइकेन के अंदर, लाइकेन का मतलब होता है जो दोनों का सहजीवन होता है। किस किस का सहजीवन है, कवक और शैवाल का सहजीवन होता है, जिसको बोला जाता है लाइकेन। ठीक है, और सिपेलुरिस जो है वो कहाँ पे मिलता है, अपने चाय और कॉफी के अंदर जो है रस्ट बीमारी करता है। तो ये परजीवी शैवाल होती है। अब सुखाया थैलस का आकार, जो थैलस जो होंगे उनके अंदर जो है वो क्या कैसा आकार होगा। ठीक है, अच्छा देखो, एक तो होता है एक कोशिकीय कशाभिकीय, जिनके अंदर क्या होगा, एक कोशिकीय होगा और कशाभिकीय होगा। तो आपको एक कोशिकीय और कशाभिका मिलती है। ठीक है, तो उसमें आता है कौन, क्लेमाइडोमोनास आता है। दूसरा होता है एक कोशिकीय अकशाभिकीय, अकशाभिकीय यानी कशाभिका नहीं होती है। आप ये फ्लैजेला देख लो, इनको बोलते हैं कशाभिका, वो इनके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है कशाभिकीय। ठीक है, कशाभिका क्या होगी, इसमें एब्सेंट होगी। इसमें क्लोरेला, कारासियम और एसिटाबुलेरिया, अभी आया था एसिटाबुलेरिया, सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट प्लांट सेल, लार्जेस्ट प्लांट सेल। इनके अंदर आप देखोगे कि आपको कशाभिका नहीं मिलती है, लेकिन एक कोशिकीय होती है। निवई, निवई का मतलब होता है कॉलोनी के अंदर। निवई का मतलब कैसे होते हैं, कॉलोनी के अंदर, कह सकते हैं अपन समूह के अंदर ये रहती है। ठीक है, और समूह में भी कैसी है, कशाभिका वाली युक्त होती है। समूह में रहती है लेकिन कशाभिका वो कौन सी होती है, वॉलवॉक्स होती है। तो वॉलवॉक्स को अपन देखने जाएंगे तो अपन को बहुत सारे इस तरह से ये वॉलवॉक्स दिखता है। तो ये समूह में रहता है, निवई में रहता है, इस तरह से ये वॉलवॉक्स ऐसा होगा। दूसरा होता है निवई में भी रहता है लेकिन अकशाभिका, ये कशाभिका युक्त होते हैं। ठीक है, वॉलवॉक्स में। और आपको यहाँ पे देखेंगे तो अकशाभिका के उदाहरण है वो हाइड्रोडिक्टियंस। हाइड्रोडिक्टियन जो होता है उसमें कशाभिका नहीं होती, लेकिन ये भी कैसे रहते हैं, ये निवई में रहते हैं। निवई का मतलब होता है कॉलोनी के अंदर रहते हैं, मतलब इनका ग्रुप होता है, वो ग्रुप के अंदर ये रहते हैं। ठीक है, संकोशिकीय, ठीक है, संकोशिकीय में कोलेप्रा जो है वो संकोशिकीय होते हैं। उसके बाद में अशाखित तंतु में, अशाखित यानी तंतु में मिलेंगे, फाइबर्स के रूप में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आता है यूलोथ्रिक्स आता है, स्पाइरोगाइरा आता है। स्पाइरोगाइरा आप देखोगे तो स्पाइरोगाइरा आपको इस तरह से, इस तरह से ये मिलता है, ये स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा अपने को ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसा होता है, थ्रेड जैसा होता है। तो कैसा है, अशाखित है। अशाखित का मतलब होता है इससे शाखाएं नहीं निकल रही है। ठीक है, ये सीधा होता है। यूलोथ्रिक्स सरल और शाखित, सीधा और कैसा होगा, शाखित होगा। वो कौन सा होगा, कैलेडोफोरा। कैलेडोफोरा में आप देखोगे तो इस तरह से, और फिर आपको ऐसी शाखाएं मिलेगी। तो ये इस तरह से, जैसे ये शाखित हो गया।
ठीक है, तो ये शाखा में मिलता है कैलिडोफोरा। विषम तंतु की, जिसमें तंतु जो होंगे वो विषम छोटे बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें उसमें जो है वो ड्रेपेनोलेरिया, स्टीजियो कोलोनियम, सिलोक्रेटिया और फ्रिस्टस हीलिया, ठीक है, फ्रिस्टस हीलिया जो है ये इसके एग्जाम्पल है। मृदु उत्तकीय, इनके उत्तक जो होते हैं वो मृदु उत्तकीय टाइप की कोशिकाएं पाई जाती है। अल्वा, इसका नाम क्या है, अल्वा, ठीक है, ये जो है वो आपको अलग अलग तरह की क्या मिल रही है, एल्गी मिलती है। अच्छा, दूसरी चीज, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, अब बात करें कोशिका भित्ति की, ठीक है, पहले तो ये कहाँ मिलते हैं उनके बारे में, ठीक है, इनका स्वभाव कैसा होता है। अब अपन देख रहे हैं कि ये कैसा है, कहाँ पे इनकी जो कोशिका भित्ति जो होगी वो किसकी बनी हुई होगी, उसको अपन देखते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या मिल रहा है, एक तो सेलुलोज मिल रहा है, सेलुलोज, और दूसरा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तो होता है सेलुलोज, और बाहर की तरफ क्या मिलता है, वो आपको पेक्टोज मिलता है, ठीक है। तो अंदर अंदर की तरफ कौन है, सेल्यूलोज है, और बाहर की तरफ कौन है, वो पेक्टोज होता है। इनकी कोशिका भित्ति दो चीजों से, अंदर की तरफ आपको कौन मिलेगा, सेलुलोज, और बाहर की तरफ कौन मिलता है, पेक्टोज मिलता है। प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक मिलता है कुछ पादपों के समान होता है, जो क्लोरोफिल के अंदर, कौन सा इसमें क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल बी, कौन सा मिलता है, क्लोरोफिल बी। इसके साथ साथ में केराटिनोइड्स और ज़ैंथोफिल, ये भी पिगमेंट इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ज़ैंथोफिल पीले रंग का, केराटिन जो होता है वो लाल रंग के, ये पिगमेंट इसके अंदर मिलते हैं। तो क्लोरोफिल बी इसके अंदर मिलता है, केराटिनोइड्स मिलता है और ज़ैंथोफिल मिलता है, ये इसके वर्णक है। क्या है इसके वर्णक, यानी जो रंग देते हैं वो क्या होता है, वर्णक है। अच्छा, भोजन संग्रहित सब में कैसे में होता है, स्टार्च में, इसमें भी कैसा है, स्टार्च में। अच्छा, किसी किसी में आपने देखा होगा, जैसे पाइरिनॉइड अपन ने देखा था, पाइरिनॉइड जिसके अंदर स्टार्च और प्रोटीन दोनों होते हैं, ठीक है। तो मेनली तो जो भी प्लांट है फोटोसिंथेसिस वाले जो होते हैं वो करते हैं अपने स्टार्च का संश्लेषण, किसका, सबसे पहले ग्लूकोज बनाए, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो भोजन का संग्रह जो होता है पादपों के अंदर अगर देखा जाए तो वो स्टार्च के रूप में होता है। भोजन संग्रहण के लिए क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पाइरिनोड्स, पाइरिनोड्स के रूप में क्या होता है, भोजन संग्रहण होता है, ठीक है। तो इसके अंदर पाइरिनोड्स में क्या मिलते हैं, स्टार्च मिलता है, क्या मिलता है इसके अंदर, स्टार्च होता है, स्टार्च मिलेगा। अब इनके अंदर जनन, मेन जो है वो जनन है, ठीक है। जनन जो है वो है, एक तो खंडी भवन है, दूसरा है स्टेलॉन है, और कंद द्वारा है, मतलब जो स्टेलॉन एक स्ट्रक्चर आएगा उसमें जो स्पोर बनेंगे उससे बनेगा, ठीक है, कंद के जैसा। और खंडी भवन यानी टुकड़े, जैसे इसमें देते हैं तो इसमें फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, खंडी भवन का मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। जैसे स्पाइरोगाइरा में जो होता है वो कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी वो टूट जाएंगे, फ्रेगमेंट में टूटते और नई चीज बना देते हैं स्पाइरोगाइरा। तो ये है अपना जो है इसके जो प्रकार है, सुकाया थैलस के प्रकार, किस तरह की सेल मिलेगी उसके अंदर। फिर कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टोज से बनती है, सेलुलोज अंदर की तरफ रहता है और पेक्टोज बाहर की तरफ होता है। क्लोरोफिल बी मिलता है, केराटिनोइड ज़ैंथोफिल मिलते हैं। भोजन स्टार्च के रूप में रहता है, वो क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनोइड में संचित रहता है, ठीक है। और इसमें जनन जो है वो खंडी भवन, स्टोलन और कंद के द्वारा होता है। अब है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो है वो मुख्यतः कसाबिका सूत्री द्वारा, देखो कसाबिका जो होंगे, जो कसाबिका वाले होंगे, ठीक है, और कसाबिका वाले में भी कौन सा, सूत्री वाले, जिसको माइटोस्पोर बोला जाता है। ऐसे स्पोर को क्या बोलेंगे, जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, कौन सा होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, उनको बोला जाता है क्या, माइटोस्पोर बोला जाता है, स्पोर, ठीक है। और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उनको बोला जाता है क्या, मियोस्पोर, मियोसिस मियोस्पोर बोला जाएगा, बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन में जो संरचना होती है वो सल बीजाणु होते हैं, अछल बीजाणु होते हैं, ठीक है।
चल बीजाणु का मतलब होता है जो चलने वाले। अच्छा, चलने वाले होंगे उसमें क्या मिलेगा, ये चल बीजाणु होंगे। अचल बीजाणु जो इस तरह से होंगे, ये कैसे होते हैं, ये अचल होते हैं, जिनको एप्लेनोस्पोर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एप्लेनोस्पोर, और उनको बोला जाएगा जूस्पोर। ठीक है, जो चलने वाले होंगे और उनको बोला जाएगा अपने जूस्पोर, और इसको बोलेंगे अचल वाले को क्या बोलेंगे अपन, एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। अच्छा, सुसुप्त का मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जो स्पोर जो रहते हैं वो इसके अंदर सुसुप्त अवस्था में सूखे हुए, जब प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती है उस समय क्या करता है कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में सुसुप्त मानी ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर हो जाती है। ठीक है, जब भी इनको अनुकूल जब मिलेगी तब ये कैसे हो जाएंगे, ये फटके अलग होके उसमें से निकल जाएंगे। फिर आप अनिशिष्ट बीजाणु द्वारा, जिसको एल्केनिस्ट बोला जाता है, और जनका बीजाणु द्वारा, जिसको ऑटोस्पोर, जो ऑटोस्पोर बनते हैं उनके अंदर ही, इस तरह से ये इनके नाम है, ऑटोस्पोर, अपना स्पोर बनेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्या होंगे, जब ये फटेगा तो उसमें से बाहर निकल के वो क्या बनाएंगे, नए स्पोर, नई जो है वो प्लांट का निर्माण करेंगे या नए शैवाल का निर्माण करेंगे। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जो है वो समयुग्मजी भी होता है, विषम युग्मजी भी होता है, अंड युग्मजी भी होता है। ठीक है, समयुग्मजी यानी दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, ये इसको बोलेंगे समयुग्मजी। युग्मक समान है, युग्मक कैसे होते हैं, युग्मक दोनों समान है तो वो समयुग्मजी हुआ। विषम युग्मजी अगर ये एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है, तो ये जैसे मेल है और ये फीमेल है, तो इसको बोलेंगे अपन विषम युग्मजी। क्या बोलेंगे, इसको विषम युग्मजी बोलेंगे। ठीक है, ये विषम है। दूसरा होता है अंड युग्मजी, एक में चलने वाला होगा और दूसरा जो होगा वो स्थिर होगा, ये होता है, इसको बोला जाता है क्या, अंड युग्मजी, अंड युग्मजी, इसको बोलेंगे ऊस्पोर, ऊस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो लैंगिक जनन जो होता है वो इनके द्वारा होता है। ठीक है, समान है, समयुग्मजी, नाम से पता लग रहा है समान है, विषम अलग अलग है। अयुग्मजी में आपको एक चलने वाला और दूसरा अचल मिलता है। हरित शैवाल में 3 प्रकार के जीवन चक्र होते हैं, 3 प्रकार का जीवन चक्र। एक तो होता है हैप्लोटीन, मतलब उनका जो जीवन चक्र वो रहेगा वो एन से चालू होगा, एन। ठीक है, जीवन चक्र। डिप्लोटीन जिसमें कैसा रहता है 2n। ठीक है, एक हेप्लोडिप्लोटीन जिसमें एक में एन भी रहता है और 2n भी रहता है, दोनों रहते हैं। तो ये दोनों है, एन और जैसे जैसे पूरी बॉडी जो बनी हुई है वो हेप्लोटिक में है। ठीक है, तो जीवन चक्र जो है वो एन में चल देगा, मतलब पूरी सेल से एन ही एन बनेंगे। ठीक है, वापस एन से एन ही बनेगा। डिप्लोटीन में 2n में चलता है, कैसा चलता है 2n में। तीसरा जो होता है वो एन और 2n दोनों होते हैं। ठीक है, हेप्लोडिप्लोटीन का मतलब होता है जो दोनों होते हैं। ये किसमें होता है, हेप्लोटीन यूरोथिक्स में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है। ठीक है, और कॉल्प्राम के अंदर 2n होता है, अल्वा। ठीक है, और क्लेडोफोरा, अभी बताया अल्वा और क्लेडोफोरा जो है उनके अंदर ये कैसे होते हैं, एन और 2n दोनों होते हैं। ठीक है, एन और 2n दोनों में चलती है ये। अब एक क्लोरोफाइसिस में क्लोरोप्लास्ट के विभिन्न रूप होते हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, कि भाई इनका आकार कैसा कैसा होता है। पहला है स्पाइरोगायरा में अगर क्लोरोप्लास्ट देखे तो सर्पिलाकार होता है, आप देखोगे तो वो जो बनाए हुए थे इस तरह से, तो ये सर्पिलाकार होता है इस तरह से। ये इनके अंदर क्या मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। दूसरा होता है तारे के समान, ये होता है जिग्मिया में। जिग्रिमिया में क्या होता है, तारे के समान क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, तारे के समान क्लोरोप्लास्ट किस में मिलता है, जिग्रिमिया में। जालिकावर्त जिसमें उगोनियम में। कप की आकृति का क्लेमाइडोमोनास में। मेखला या घोड़े की नाल जैसा इस तरह का, ठीक है, वो मिलता है यूलोथ्रिक्स में। और चकती जैसा ये मिलता है क्लोरेला में। तो ये इनके क्या है, जो क्लोरोप्लास्ट है उनका आकार है, उनकी सेल का आकार है कि वो किस तरह के विभिन्न रूप में क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो सर्पिलाकार में आपको स्पाइरोगाइरा, तारे में जिग्मिया, ठीक है, जालिकावर्त में उगोनिया है। ठीक है, उसके बाद में कप आकृति का रहेगा वो आपका रहेगा क्लेमाइडोमोनास है। उसके बाद में मेखला या घोड़े की नाल के जैसा रहता है वो होता है यूलोथ्रिक्स में। और शक्ति जैसा जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है क्लोरेला में होता है। ठीक है, तो ये जो है वो इनके शेप है क्लोरोप्लास्ट के। तो समझ में आ गया कसाबी का
माइटोस्पोर जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, मियोस्पोर अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अलैंगिक मतलब स्पोर बनेंगे, पहले डिवीजन होगा, बहुत सारे स्पोर बनेंगे, सीधी सी बात है। अब समसूत्री से बने तो उसको माइटोस्पोर बोलेंगे और अर्धसूत्री से बने तो उसको मियोस्पोर बोलेंगे। जब ये स्पोर फटेंगे, ठीक है, तब उसमें से सारे स्पोर जब बाहर निकलेंगे तो एक स्पोर से नया प्लांट का निर्माण होगा। ये अलैंगिक जनन है क्योंकि इसमें फ्यूजन नहीं हुआ है, फ्यूजन नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें समयुग्मी में युग्मक जो है वो दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। उसके बाद में विषम युग्मजी में आपके देखोगे तो इनके युग्मक जो होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और अन्य युग्मजी में एक चलने वाला और दूसरा अचल होता है, इनका आकार अलग अलग, तो विषम युग्मजी है। अब इनके उपयोग, हरित शैवाल के उपयोग क्या है। सबसे पहला है क्लोरेला, इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन मिलता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इसमें विटामिन, खनिज, ठीक है, और सुखाकर गोलियां या पाउडर के रूप में स्वास्थ्यवर्धक भोजन के रूप में इसको लिया जाता है। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके लिए भी ये खाने का कार्य वहां पे लेके जाया जाता है। उनके बाद में मोनोस्ट्रोमा, जापान में इसे आइओनोरिया नामक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ के रूप में इसको खाया जाता है। औषधि के रूप में क्लोरेला वापस आया, इसमें क्लोरीन क्लोरेन नामक एंटीबायोटिक सब्सटेंस मिलता है। क्या मिलता है, प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिजैविक पदार्थ, प्रतिजैविक जो होते हैं वो इसमें मिलते हैं, प्रतिजैविक का गुण होता है। जो जीवाणुओं को नियंत्रित करने में एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक का गुण होता है। उसके बाद में डुनालिया सेलिना, ये खारे पानी के अंदर शैवाल है जिसमें भारी मात्रा में बीटा कैरोटीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा है, एंटीऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी ये ऑक्सीडेशन से उसको रोकेगा। एंटीऑक्सीडाइजिंग का एजेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन से रोकता है। जो कैंसर की रोकथाम के लिए क्या होता है, इसको उपयोग में लिया जाता है। दूसरा होता है इसको सौंदर्य प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक आइटम जो बनती है उनके अंदर ये काम में लिया जाता है। उसके बाद में हेमेटोकोकस, इसमें एस्ट्रेसेंथिन, ठीक है, एस्ट्रेसेंथिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। क्या होता है, ये वर्णक होता है। बायोमॉनिटर अनुसंधान में सेलेनास्ट्रम कैप्रिकॉर्नुटम, सेलेनास्ट्रम कैप्रिकॉर्नुटम, इसका उपयोग जो है वो जल प्रदूषण का पता लगाने में किया जाता है। बायोमॉनिटरिंग, यानी इससे पता लगेगा कि जल प्रदूषित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय जीव होता है, हरित शैवाल है। इसका उपयोग आनुवंशिक और जैव ईंधन के रूप में, बायोफ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बायोफ्यूल के रूप में इसका उपयोग, सुखा के इसको उपयोग में लिया जाता है। पशुओं के चारे के अंदर आप देखोगे तो हरे शैवाल का उपयोग किया जाता है। सेल में पशु चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें अलवा भी आता है। कौन आता है, अलवा। अलवा जो है वो इसके अंदर है, जो पशु चारे के अंदर इसको उपयोग में लिया जाता है। तो क्लोरेला याद रखना है, ये अंतरिक्ष यात्रियों के अंदर जो भोजन लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो भोजन के लेके नहीं जा सकते, ना बना सकते वहां पे, ठीक है। तो भोजन के रूप में फिर ये प्रोटीन इसमें ज्यादा होता है, विटामिन खनिज भी मात्रा में ज्यादा होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। अब है ब्रायोफाइटा। क्या है, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अंदर जो होते हैं वो सीधी सी बात है कि अगर देखा जाए तो अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी सेलुलर ये हो जाते हैं। इसके अंदर आप देखने जाओगे तो जड़, तना और पत्ती का अभाव होता है, लेकिन जड़ जैसा, पत्ती जैसा और जो है तने जैसा संरचना पाई जाती है, उसके जैसी पाई जाती है। तनाव है, ठीक है, आप देखोगे तो जो है पन्नाभ है, पन जैसा पन्नाभ, ठीक है, रूट जैसा मूलाभ। इस तरह से स्ट्रक्चर इनके अंदर पाए जाते हैं, किनके अंदर, ब्रायोफाइट के
अंदर। दूसरी बात इसके अंदर जो है वो ये कैसे है, ऐसे पादप है जो एम्फीबियंस में आते हैं, उभयचर के अंदर आते हैं, यानी ये जल में भी रहते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। लेकिन अगर सपोज मान लो कोई स्थल पे पाए जाते हैं तो उनको रिप्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी ये आसपास में ही मिलेंगे, जहाँ पे जल की मात्रा होगी वहां आसपास में ये पाए जाते हैं। तो ये इनकी कुछ खासियत है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको लीवर वॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर वॉर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये आपके मॉस है, ठीक है, और ये आपका हॉर्न है, हॉर्न। तो इस तरह से ये आपको देखो, लीवर वॉट लीवर की तरह इससे स्ट्रक्चर है, ये मॉस की तरह है, ठीक है, और ये हॉर्न बॉर्स। तो ये तीन तरह के अपने को ये ब्रायोफाइट्स मिलते हैं, तीन तरह, ठीक है। अब इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। तो ये लीवर वॉट है, इसमें गैमा कप देखो, आप थोड़ा सा आप देखोगे तो जैमा आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये देखो, ठीक है। चलो, ब्रायोफाइटा, ब्रायो का जो मीन जो है वो है मॉस, और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी मॉस वाले प्लांट, और इसका मतलब होता है, ठीक है। सर्वप्रथम इसका नाम जो दिया था वो किसने दिया था? ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था? ब्राउन ने, 1864 में, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ओसवाल टिप्पो, ओसवाल टिप्पो, ये टिप्पो, ओसवाल टिप्पो ने 1942 में इसको एट्रिकिएटा एट्रिकिएटा कहा। क्या नाम दिया इसको? एट्रिकिएटा का। अच्छा, प्रोफेसर शिवराम कश्यप, जिनको ब्रायोफाइटा का भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखना, शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये कैसे होते हैं? उभयचरी होते हैं। उभयचरी का मतलब क्या है? ये लैंड पे भी रहते हैं और आपको कहां पे मिलेंगे? पानी में भी मिलेंगे, दोनों जगह ये मिल सकते हैं, यानी कहते हैं कि ये उभयचर। अच्छा, इससे ही पता लगता है कि ये इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि इसके बाद में आएगा एक टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है वो स्थलीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। और ये कैसे है? ये उभयचर है, ठीक है। और इससे पहले पड़े वो पानी वाले थे, जिसमें एल्गी पड़ी, तो एल्गी से थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ और ये कैसे आगे उभयचर आए। ये बताता है किसको? इवोल्यूशन को बताता है। किसको बताता है? ये इवोल्यूशन को बताता है। यानी ये कहां पे आ रहा है? उभयचर, यानी ये एम्फीबियंस प्लांट है। तो ये इंपॉर्टेंट, आपको पूछे एम्फीबियन प्लांट कौन से होते हैं, तो ब्रायोफाइटा वाले कैसे होते हैं? एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइटा की जो स्टडी होती है उसको ब्रायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रायोलॉजी। तो ब्रायोलॉजी क्या है? ब्रायोफाइटा की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है? ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा नामक का उद्गम ग्रीक शब्द से हुआ है, जिसका नाम होता है मॉस, और एक फाइटन का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। तो मॉस वाले प्लांट्स होते हैं। ये वर्ग में ये लीवर वर्ड्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हॉर्न वर्ड्स आते हैं, और उसके बाद में क्या आते हैं? मॉसेज आते हैं, जो आपको बताए थे अभी, ठीक है। ये आपका लीवर वर्ड्स है, ये मॉस है, और ये हॉर्न वर्ड्स है। अच्छा, इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है? पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या है? यानी पीढ़ी जो होती है वो दो में चलती है। एक तो चलती है आपका एन में, और एक चलती है किसमें? 2n में। जो एन वाली होती है उसको बोला जाता है गैमेटोफाइट, यानी बोला जाता है युग्मकोविद, युग्मकोविद। और जो 2n वाली होती है उसको बोला जाता है क्या? स्पोरोफाइट, जैसे को बीजाणुविद, बीजाणुविद। ये 2n में चलती है। तो ये 2n से n में चेंज होता है, n से 2n में चेंज होता है, यानी दोनों पीढ़ी एकांतर चेंजेबल होते हैं। कैसे होते हैं? ये चेंजेबल होते हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन का क्या हो रहा है? कुछ जनरेशन जो रहती है वो n में है, और कुछ जो है वो कैसी है? 2n में है, ठीक है। अभी आगे जो अपन पढ़ेंगे, जब जनन पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि भाई ये कैसे होती है, ठीक है। तो आज ध्यान से देखना। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण,
तो यहाँ तक देखो हो गया, इसमें तो कोई आपको समझाने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। ब्रॉन इसने इसको बोला था, सबसे पहले ब्रायोफाइटा नाम दिया था, ओसवाल्ड टिप्पो ने इसको एट्रिकेचिया बोला था, ठीक है। और शिवराम कश्यप जो है वो भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक है, और इसकी स्टडी को ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा का मतलब ये होता है कि ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स, ठीक है। ये 3 स्टेज में मिलता है, लीवर वॉर्थ में मिलता है, ठीक है, फिर आपको हॉर्नबिल की तरफ में मिलेगा, और दूसरा जो होता है मॉसेज में मिलता है, मासेज के रूप में, ठीक है। और ये इसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो आपको बताया कि युग्मोद्भिद में भी पाया जाता है, एन में भी होता है, 2n में भी चलता है, ठीक है। तो वो पीढ़ी एकांतरण होता है। पौधे स्थलवासी होते हैं, कैसे होते हैं? स्थलवासी होते हैं, किंतु कुछ जलवासी भी होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला? उभयचर बोला है। क्या बोला है? उभयचर बोला। जैसे रिक्सिया, फ्यूटेंस, फ्यूटेंस जो है रिक्सिया, फ्यूटेंस, रिक्सियोकार्पस, नोटेटम, स्पेगनम, फॉन्टिनेलिस, फॉन्टिनेलिस जो है वो कैसे हैं आपको मिलेंगे? तो ये 2 जलवासी भी होते हैं इसमें, और कुछ कैसे हैं जो आपको स्थलवासी भी होते हैं। अनेक मॉस, मॉस और फुलेनिया की जातियां अधिपादक रहती है। अधिपादक जो किसी के ऊपर रहती है, क्या रहती है? मॉस एवं फुलेनिया की जातियां अधिपादक होती है, जो किसी एपीफाइट्स, एपीफाइट्स का मतलब होता है जो किसी के ऊपर रहकर अपना भोजन को लेते हैं। परंतु बम्बक्स भूमिया, एल्फिया, एल्फिला, मॉस और क्रिप्टोथेलस मिराविलस, जिसको लीवर वर्थ बोला जाता है, ये मर्तोजीवी होता है। ये ध्यान रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट। कौन से? मर्तजीवी, मॉस, और दूसरा कौन सा है? क्रिप्टोथेलस मिराविलस, जो लीवर वर्थ है, ठीक है। बब्बक्स मोबिया, ठीक है। और दूसरा जो है क्रिप्टोथेलस जो है वो ऐसे जो मर्तजीवी है, सेप्रोफाइट है। सेप्रोफाइट का मतलब वो है कि जो अपना खाना किसी डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं, सड़े गले जो होते हैं ना भाग, उनसे, जो कैसे जैविक भाग के जो सड़े गले पार्ट होते हैं उनसे लेते हैं, उनको बोला जाता है क्या? मर्तोपजीवी। क्या बोला जाता है? मर्तोपजीवी, ठीक है। तो मर्तोपजीवी को छोड़ के सभी कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो ये भी बात सही है, क्योंकि मर्तोपजीवी जो होंगे वो अपना खाना सड़े गले मर्द से लेंगे, ठीक है। और वो कैसे होंगे? जैसे अमरबेल होती है, परजीवी होती है, ठीक है। तो अमरबेल क्या करती है? अपना खाना दूसरों से लेती है, वो खाना नहीं बनाती, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कैसे है? तो इनको छोड़ के बाकी सब कैसे? स्वपोषी, यानी अपना खाना खुद बनाएंगे, वो भी किससे? प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। किससे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण से। ये देखिए, ये आपका स्पेगनम है, ठीक है। ये आपका फ्रेगमेंटेशन देखो हो रहा है इसके अंदर, ये टुकड़े हो रहे हैं, जो काइक जनन जो होता है ना, फ्रेगमेंटेशन, ये टुकड़े हो गए और इससे नए ये बन जाएंगे, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन रिक्सिया के अंदर। ये ट्यूबुलर होता है, ट्यूब कंद के रूप में, अभी बताया ना, काइक जनन कंद के रूप में अगर होता है तो वो कैसा? ट्यूबुलर, जिसको एंथेरोसेरियोसिस बोला जाता है, ट्यूबुलर। और जेमन जो होता है वो मर्सेंटीना में होता है। किसमें होता है? मर्सेंटीना में। मर्सेंटीना में होता है, कहाँ पे? जो जेमा कप बनते हैं, ये जेमा कप, ठीक है। तो ये इनमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन इस तरह से होते हैं। ये स्पेगनम है। अच्छा, इसमें देखो आपको लीप जैसा दिख रहा है, तो जो कैसा पन्नाब है, आप नीचे देख रहे हो ये किसी पत्थर से चिपका हुआ है। अच्छा, पत्थर से चिपकने के लिए इसमें रूट जैसा मिलता है, जिनको क्या बोला जाता है? मुलाब बोला जाता है। मुलाब, मुलाब मूल जैसा आवाज दिलाने वाला मुलाब, ठीक है। पन्नाब पत्ती जैसा। कहाँ मिलेंगे ये सबसे पहले आपको अगर इसके कैरेक्टर देखे तो नम, छायादार स्थानों पे, नम भूमि जो होती है वहां पे ये पाए जाते हैं। नमी वाली जो दीवारें हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं। लकड़ी के कुंदे हैं, पेड़ के तने हैं, चट्टानों की दरारें हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं, जहाँ नमी वाले भागों में। सबसे छोटा ब्रायोफाइट जो होता है वो होता है जी जू ऑप्सिस,
जूऑप्सिस जो है, जूऑप्सिस याद रखना है, ये सबसे छोटा बायोफाइट है, ठीक है, ब्रायोफाइटा जो सबसे छोटा है। तथा सबसे बड़ा सदस्य जलवासी जिसको बोलते हैं फॉन्टिनेलिस, फॉन्टिनेलिस ये जो है वो सबसे बड़ा, जिसको बुक मॉस भी बोला जाता है, ये मॉस जैसा इसलिए इसको बोला जाता है बुक मॉस। क्या बोला जाता है इसको? बुक मॉस। सबसे छोटा जूऑप्सिस और सबसे बड़ा फॉन्टिसिस, ठीक है, फॉन्टिनेलिस। फॉन्टिनेलिस जो है वो सबसे बड़ा है, ब्रायोफाइट होता है, और सबसे छोटा कौन सा है? जूऑप्सिस है। जीवन चक्र सुस्पष्ट होता है। युग्मकोविद यानी एन, अभी बताया था पीढ़ी एकांतर, देखो अभी आएगा पीढ़ी एकांतर, मैंने कहा था जब जनन पढ़ेंगे तो पीढ़ी एकांतर अपन देखेंगे, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान से यहाँ पे देखना। पीढ़ी एकांतर, युग्मकोविद का मतलब होता है जिनका शरीर जो है वो अभी कैसा है? एन में। कैसा है? एन में। बीजाणुविद का मतलब होता है जिनका शरीर जो है वो कैसा है? 2n में। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, द्विगुणित, यानी उनके शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होगी वो द्विगुणित अवस्था में होगी। कितने में होगी? द्विगुणित में होगी, डिप्लॉइड में होगी। और जो देखो सीधी सी बात है, याद कैसे रखना है? गैमेटो, गैमेटो का मतलब होता है गैमिट, युग्मक। युग्मक, युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? जो हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। कैसे होंगे ये? अगुणित होंगे, ठीक है। तो अगुणित जिनकी पीढ़ी रहती है और द्विगुणित प्रावस्था दोनों होती है, और दोनों एक दूसरे में चेंज होती है, ठीक है। युग्मकोविद प्रावस्था, युग्मकोविद मतलब कौन सी हुई? एन, ठीक है। इस प्रावस्था अधिक सुस्पष्ट दीर्घकालीन, मतलब ये लंबे समय तक रहती है, मतलब पौधे का ज्यादातर भाग जो रहेगा वो किस में रहेगा? एन में रहेगा, यानी हैप्लॉइड में रहेगा, युग्मकोविद में रहेगा। ये हरित होते हैं, इसका भाग भी पूरा कैसा होता है? हरित होता है, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। जबकि बीजाणुविद पूर्ण रूप से युग्मकोविद पे आश्रित होती है या अल्पजीवी होती है। क्या होती है? अल्पजीवी होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझो। जैसे सपोज मान लो ये अपना युग्मकोद्भिद है, ठीक है, जो किसमें है? एन में, ठीक है। अच्छा, एन में है तो इसमें लैंगिक जनन भी होगा। लैंगिक जनन से क्या होगा? सपोज मान लो ये एन में है और यहाँ पे मेल पार्ट बने, और मेल के जो युग्मक बनेंगे, युग्मक वो किसके बनेंगे? वो भी एन बनेंगे, ठीक है, ये युग्मक बना। और फीमेल के अंदर जो युग्मक बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे? एन बनेंगे। तो मेल में और फीमेल में युग्मक एन बने। इनका क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन का होगा जो इसके पास में होगा, फीमेल के पास में। तो फीमेल के पास में जब आएगा तो इसका n प्लस एन कितने बन जाएंगे? 2n बन जाएंगे। अब ये पीढ़ी कौन सी होगी? ये होगी आपकी कौन सी? बीजाणुविद। कौन सी होगी? बीजाणुविद, जिसको बोलेंगे अपन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, ठीक है, ये स्पोरोफाइट होगी। अच्छा, अब ये स्पोरोफाइट कहीं और नहीं जाएगी, मतलब बाहर नहीं जाएगी। अभी अभी जो है वो कहां पे लगी हुई है? स्पोरोफाइट इसी पे आश्रित है। किस पे आश्रित है? ये जो बीजाणुविद पीढ़ी जो है वो किस पे आश्रित है? इस पे आश्रित है, ठीक है, इस पे ये आश्रित होती है। किस पे? युग्मकोविद पे, ठीक है। अब इसका जो इतने भी न्यूट्रिशन वगैरह जो होगा वो यहाँ पे आश्रित है। किस पे? युग्मकोविद पे, एन पे आश्रित है। कौन? 2n वाली, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? आगे चल के जब बीजाणु बनेंगे, बीजाणु, ठीक है, और बीजाणु में यहाँ पे क्या होगा? कौन सा डिवीजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन से ये एन जो होगी वो किसमें बदल जाएगा? ये 2n जो होगी वो सारी किसमें बदल जाएगी? एन में बदल जाएगी, ठीक है। अब एन में बदलने के बाद में जब भी ये स्पोर फटेगा वापस क्या बना देगा? नया प्लांट बना देगा। क्या बना देगा? ये नया प्लांट बना देगा, ठीक है। तो वापस वापस युग्मकोविद है, वापस मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेंगे, वापस उनका फर्टिलाइजेशन होगा, 2n बना, यानी किस में चला गया? स्पोरोफाइट में चला गया। स्पोरोफाइट जो होगा उसके अंदर वापस अर्धसूत्री विभाजन होगा, बहुत सारे स्पोर बनेंगे एन वाले, ठीक है, और वापस ये किस में बदल जाएगा? युग्मकोविद में। युग्मकोविद मतलब गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि ये बॉडी इनके जो है वो अल्ट्रेशन में चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो बॉडी जो है वो खत्म हो गई है, नहीं, अभी भी युग्मकोविद है, ठीक है। युग्मकोविद में के ऊपर ही ये नर और मादा जो युग्मक बन रहे हैं,
इनका ही क्या होगा, सलियन हो रहा है, तो सलियन कहाँ पे होगा, फीमेल पे होगा। ठीक है, तो फीमेल पे हुआ यानी वो फीमेल का लगा हुआ है, युग्मकोबीज पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब जो एम्ब्रियो वगैरह या भ्रूण जो भी सेल बनेगी वो इसी पे ही आश्रित होगी। कहाँ पे होगी, युग्मकोबीज में। फिर उनमें जो क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और बहुत सारे जब स्पोर उसमें वापस माइटोसिस होता जाएगा, बहुत सारे स्पोर बने। अब स्पोर जो होगा वो स्पोरेंजियम में बनेंगे, जब भी ये फटेंगे स्पोर बाहर आ जाएंगे, बाहर आने पे प्रत्येक स्पोर से नया प्लांट बनेगा। तो ये होता है एकांतर क्रम। ठीक है, चेंज हो रहा है, मतलब यहां से लगाकर यहां तक ये अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, यहां तक। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लगाकर ये जो पीढ़ी है वो युग्मकोबीज बीजाणुबीज है। चल ये युग्मकोबीज होगी, यहां से ये बीजाणुबीज होगी 2n वाली, और यहां से पूरी बॉडी ये कैसी है, ये युग्मकोबीज में चल रही है। तो कुछ अल्प जो जीवन काल जो होता है वो किसका होता है, बीजाणुबीज का। ये थोड़े टाइम तक रहेगी, उसके बाद में ये वापस अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर बना देगी, मतलब ये लाइफ इसकी खत्म, वापस नया प्लांट बन जाएगा, वापस नए युग्मक बनेंगे इस पे। तो ये पीढ़ी एकांतर, इसी को तो बोलते हैं पीढ़ी एकांतर। तो यही है, युग्मकोबीज अधिक सुस्पष्ट दीर्घकालीन लंबे समय वाली होती है, हरित होती है। बीजाणुबीज पूर्ण रूप से युग्मकोबीज पे आश्रित होता है, अल्पजीवी होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है। संरचनात्मक दृष्टि से ब्रायोफाइट को युग्मकोबीज जटिल शैवालों की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है। इसका युग्मकोबीज कैसा होगा, युग्मकोबीज मतलब एन वाला कैसा होता है, जटिल शैवालों की अपेक्षा कैसा होता है, ये अधिक विभेदित होता है, मतलब इसमें विभेदन ज्यादा होती है। रिक्सिया, मार्केंसिया आदि में आद्य रूपों में पादपकाय, श्यान, ठीक है, यानी प्रोस्टेट, एवं थैला, थैला का मतलब होता है थैलस जैसा, थैला, ठीक है, थैलस जैसा होते हैं। अधो स्तर पर ये कोमल होते हैं, रोमिल होते हैं, एक कोशिकीय, मूलाभास होते हैं, ठीक है, और संलग्न होते हैं। मतलब ये कह रहा है कि जो इनका एन वाला जो रूप है युग्मकोबीज मतलब एन वाला, वो आपको देखने जाओगे तो उसमें आपको इस तरह से, जैसे अपने मर्सेंटिया में देखा था, ये मर्सेंटिया, अब देखो आपको इसमें दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, और इसके इसके नीचे आपको मूलाभ भी दिख रहे हैं, ये मूलाभ आ गए, ठीक है, ये मूलाभ होते हैं इसके अंदर, जो मूल जैसे होते हैं, जिनको राइजोर भी बोला जाता है। ये मूलाभास, राइजोड, जड़ जैसा, ये इसमें ये सारी संरचना इसके अंदर मिलती है। परंतु मॉस का पादप का है उर्वध कैसा होता है, सीधा होता है। मॉस वाला देखेंगे तो वो कैसा होता है, सीधा होता है। एक स्तंभाकार सदृशीय कोमल होता है अक्ष पे, और पत्ती सदृशीय पार्श्व उपांग होते हैं। देखो क्या लिखा है, पत्ती सदृशीय, यानी इसमें पत्ती जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। कैसा मिलता है, पत्ती जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देखो ये पत्ती जैसा है मिल रहा है, ये गेमेटोफाइट है, यही है युग्मकोबीज, युग्मकोबीज, ये युग्मकोबीज है, ठीक है, इसमें पत्ती जैसा आकार मिल। अच्छा ये मूलाभ भी मिल रहे, देख लो ये मूलाभ, राइजोइड जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ऊपर देख लो आप कौन सा पीढ़ी है, ये एन में स्पोरोफाइट, ठीक है, ये है एन में। तो ऊपर जो देख रहे हो वो किस में चल रहा है, वो 2n में चल रहा है। कैसा चल रहा है, 2n। तो 2n वाला किस पे आश्रित है, n वाले पे आश्रित है, क्योंकि यही तो है। अच्छा इसके भी दो भाग है, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको बोलेंगे फुट, इसको बोलेंगे सीटा, और ऊपर वाले पोर्शन को इसको बोलेंगे कैप्सूल या संपुट बोलते हैं, ठीक है, ये तीन भाग इसके होगा। अच्छा इससे क्या निकलेंगे, ये जो n 2n निकले, 2n के अंदर देखो स्पोर निकले ये बहुत सारे, इनमें क्या होता है, कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस, मियोसिस होने पे ये वापस किस में चले गए, एन में चले गए। किस में चले गए, एन में। अब एन हो गए, ये मेल, ये वापस ये फीमेल, ये मेल में, ठीक है, ये गेमेटोफाइट बन गया। कौन सा बन गया, गेमेटोफाइट, एन हो गया, ये 2n। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्टिलाइज। एक में तो क्या बन रहा है, ये स्पर्म बनेंगे इस तरह के, ठीक है, ये बन गया इसका ओवम बन गया। मेल को बोला जाता है एंथेरिडियम, क्या बोला जाएगा, एंथेरिडियम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एंथेरिडियम बोला जाता है, ठीक है। और फीमेल वाले भाग को, जहां पे फीमेल जो युग्मक बनते हैं उनको बोला जाता है आर्चिगोनियम, ठीक है, ये स्त्रीधानी है, ये पुधानी है। इसके अंदर क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, जिनको बोला जाता है एंथेरोजॉइड, क्या बोला जाता है, एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड बोला जाता है,
ठीक है। ये एंटेरोजॉइड यहां से चल के इसके ऊपर जाएंगे और इस पे जो एक्स सेल है, ये एक्स सेल है, इनको फर्टिलाइज करेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद में यानी ये फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ही फर्टिलाइजेशन था, ये किस में चल रहा था, अभी एन में चल रहा था। किस में चल रहा था, ये भी किस में है था, एन में था, क्योंकि ये कौन सी है, ये भी एन में है। देखो अभी ये एन, ये भी एन, ठीक है। ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। ये प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा आपको बताया जाएगा कि भाई ये प्रोटोनीमा क्या होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है पहले, सबसे पहले, ठीक है। और धीरे 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 ये कैसा होता है, साकित होता है। कैसा हो जाता है, साकित हो जाता है। ये प्रोटोनीमा स्ट्रक्चर होता है। जब ये किससे, स्पोर से बनते हैं। ये स्पोर जब भी डेवलप होगा, सबसे धागे नुमा तंतु नुमा संरचना बनता है, जिसको प्रोटोनीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटोनीमा। इस पे लगते हैं क्या, ये गैमेट बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट। एक पे बनते हैं जो फीमेल गैमेट का काम करता है, जहाँ पे फीमेल गैमेट बनेंगे उसको बोलेंगे आर्चिगोनियम, जहाँ मेल गैमेट बनेंगे उसको बोलेंगे एंथेरिडियम। एंथेरिडियम में एंथेरोजॉइड बनते हैं। एंथेरोजॉइड स्पर्म की तरह यानी मेल गैमेट की तरह काम करेंगे। ये यहाँ से जाएंगे इसकी गिरवा की तरफ, ये फ्लास्क के जैसा संरचना होती है, जिसके अंदर देखो अंदर जो है आपको एक्स सेल मिल रही है। एक्स सेल को ये क्या करेंगे, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी n प्लस एन क्या हो जाएंगे, n प्लस एन, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 2n, ये बन गया 2n। अब यहाँ पे कौन सा बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट अब कैसा है, 2n है, ठीक है। अब ये हो कर रहा है, ये प्लांट के ऊपर ही है, ये कहाँ पे है, प्लांट के ऊपर ही है। ये 2n आ गया, ये इसमें 2n है, ठीक है। अब भी ये भी 2n है, ये 2n, ये प्लांट के ऊपर ही है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहती है। ये सारी संरचना जो है वो इसके ऊपर ही रहती है। अब यहाँ पे क्या है, जो ये वाली संरचना जो है, ठीक है, इनके अंदर यही डेवलप होगा, इसके अंदर विभाजन होगा। अब यहाँ पे जो विभाजन होगा वो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होने से क्या बनेंगे, यहाँ पे जिसके अंदर ये रहता है उसको बोला जाएगा स्पोरेंजियम। क्या बोला जाएगा, ये जो स्पोर बनेंगे वो जिसके अंदर रहेंगे उसको बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पे स्पोर रह रहे हैं। इधर कौन रह रहा है, मेल गैमेट रह रहा है, इसलिए एंथेरिडियम। फीमेल गैमेट रहता है तो आर्चिगोनियम, ठीक है। और 2n वाली जैसे रहता है, स्पोर रहते हैं तो स्पोरोरेंजियम। स्पोरेंजियम में क्या निकले, स्पोर निकले, जो अभी भी कैसे 2n में, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो इधर बात जो हो रही है वो ऊपर ही हो रही है, प्लांट है, प्लांट के ऊपर ही हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकले, यहाँ से जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद में ये मेल और फीमेल वापस बन जाएंगे। ये मेल बन गया और ये मेल बन गया, ये फीमेल बन गया स्ट्रक्चर। वापस ये डेवलप होंगे, वापस फर्टिलाइजेशन होगा, ये बने, ये चलता रहेगा, ठीक है। इससे नया प्लांट बनता रहेगा। तो ये ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल है। ये वाली जो है वो गैमेटोफाइट n में है, और ये पूरी पीढ़ी किसमें है, 2n में है। तो 2n, लेकिन 2n वाली, ये 2n वाली है, ये डिपेंडेंट किस पे है, n पे ही है, मतलब ये इस पे ही लगी हुई रहती है। तो थैला सदृशीय पार्श्वी उपांग लेटरल अपेंडेंस होते हैं, जो विभक्ति होते हैं। अधो स्तर पर मूल सदृशीय मूलाभास का संलग्न होते हैं, यानी मूलाभास जैसे स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलते हैं। मूलाभास एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और अशाकित होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय और अशाकित होते हैं, जो किसी सबस्ट्रेट पे टिके हुए रहने के लिए जरूरी होते हैं। मूलाभास है, देखो मूल नहीं है, इसके अंदर मूल नहीं होती है, ठीक है। संबंध उत्तक भी इसके अंदर नहीं होते। हेपेटिका सीरा, एंथोसिरोटाइसिडा, ठीक है। ये दोनों जो है हेपेटोप्सिडा और एंथोसाइटसिडा जो है वो इसके वर्ग, किसके, अभी ब्रायोफाइटा के आगे अपन करेंगे फाइलम को, तो इसके जो है वो गण है यहाँ पे। ये बहुकोशिकीय और साकित वो मिलते हैं किसमें, बायोप्सिडा में। बायोप्सिडा में तो मिलते हैं, 3 है इसके, एक तो है हेपेटोप्सिडा है, एंथोसिरोटाइसिडा है, ठीक है। और तीसरा जो है वो बायोप्सिडा है। तो बायोप्सिडा के अंदर आपको कैसे मिलते हैं, बहुकोशिकीय मूलाभ होते हैं और साकित होते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर आप देखोगे तो एक कोशिकीय होते हैं और असाकित होते हैं। ये इसके वर्ग मतलब अलग अलग सवालों के अंदर आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। अब मार्केंसियलिस गण, ये गण बोला है, के सदस्यों के मूलाभासों के अतिरिक्त कुछ हल्के बैंगनी रंग के स्केल भी मिलते हैं। ये मार्केंसिया, जिसमें मार्केंसिया आता है उसमें क्या होता है, स्केल भी पाए जाते हैं।
जो कहाँ पे पाए जाते हैं, वर्दी क्षेत्र, जहां से ये ग्रोथ करेगा ना वहां पे ये मिलते हैं। जो क्या इसका काम क्या होता है इन स्केलों का, इन स्केलों का काम होता है एक तो वर्दी क्षेत्र की रक्षा करना, जहाँ पे वो प्लांट ग्रो करेगा आगे, तो वहां पे ये क्या होते हैं, इसको सुरक्षा देते हैं। और दूसरा क्या होता है, जल का अवशोषण करते हैं। जल का क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। उच्च श्रेणियों के जो पौधे होते हैं उनके में जाइलम और फ्लोएम व अन्य लिग्निन युक्त उत्तकों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, ध्यान रखना, इसके अंदर ये नहीं मिलते हैं। यानी जाइलम, फ्लोएम और लिग्निन जो उत्तक होते हैं वो यहाँ पे नहीं पाए जाते। जनन आप देखोगे तो इसके अंदर जनन जो है वो काइट भी है, जिसमें स्पर वगैरह के अंदर बताया, जैसे वो सॉरी इसके अंदर जो ब्रायोफाइट के अंदर आपको बताया कि काइट जनन भी करते हैं। जो जेमा जेमा कप जो होता है ना वहां पे उनमें स्पोर बनते हैं। लैंगिक जनन भी होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें ये कैसे होता है, जेमा कप के रूप। ब्रायोफाइटा में लैंगिक जनन विषम युग्मजी होता है। अच्छा अब देखो, अब वापस बता रहे विषम युग्मजी क्या है। देखो आया था अभी ऊगेमस, जैसे बताया था आपको। ऊगेमस का मतलब यह है कि मेल और फीमेल, विषम का मतलब हुआ अलग, यानी फीमेल बड़ा होता है, मेल छोटा होगा। तो एक तो बात है कि विषम युग्मजी, ठीक है। और ऊगेमस का मतलब यह है कि मेल जो होगा वो चल होगा, चल मतलब मोटाइल होगा, और ये कैसा होता है, अचल होता है, ये चलने वाला नहीं होता। अच्छा चलने वाला होगा तो इसके अंदर क्या मिलता है, फ्लैजेला मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अपने बताया एंथेरोजॉइड वही मेल, ठीक है, और एक सेल वो फीमेल, वो स्टेबल थी। ये जाएगा चलते हुए कहां पे, अच्छा दोनों की साइज जो है वो अलग अलग है, इसलिए ये कैसा है, लैंगिक जनन जो कैसा है, विषम युग्मजी है। कैसा है, विषम युग्मजी का मतलब होता है अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मेल जो है वो गैमेट जो बनेंगे वो चल बनेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, दो फ्लैजेला है, चलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो स्टेबल है, कैसा है, ये स्टेबल है, तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है, और इसको फर्टिलाइज कर देगा। तो ये विषम युग्मजी है, साइज इनकी अलग अलग है। नर जननांग जिसे क्या बनते हैं, पूदानी के अंदर बनते हैं। और पूदानी को मैंने क्या बोला था अभी, एंथेरिडियम बोला था, रीडियम। एंथेरिडियम का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड मतलब स्पर्म, ठीक है, जिसके अंदर बनते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे, एंथेरोजॉइड बनेंगे, एंथेरोजॉइड। अच्छा ये कैसे होते हैं, सवरंत, बहुकोशिकीय, गोलीय, गदाकार, दीर्घवृत्तीय संरचना जैसे होते हैं। कौन से, एंथेरिडियम। इनके चारों ओर बद्धीय कोशिकाओं का एक आवरण होता है। जो बद्धीय कोशिका होती है, जो पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो बद्धीय कोशिका। इस आवरण के भीतर अनेक पुकोशिकीय, जिसको बोलते हैं एंथेरोसाइट, पुकोशिकीय, ठीक है। और प्रत्येक पुकोशिकीय जो होगा वो उसके अंदर क्या बनेंगे, पुमणु, यानी क्या बनेंगे, पुकोशिका से एक से क्या बनते हैं, एंथेरोजॉइड बनते हैं, ठीक है। तो देखो नर, नर के अंदर जो, जिसके अंदर जो बनेंगे वो क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे एंथेरिडियम, ठीक है। एंथेरिडियम में बहुत सारी सेल होगी, जिसको कोशिका, ठीक है। और पूंछ कोशिका जो है वो क्या आगे चल के क्या बनाएगी, एंथेरोजॉइड बनाएगी, एंथेरोजॉइड बनाएगी। एंथेरोजॉइड क्या है, यही है मेल गैमेट। क्या है ये, मेल गैमेट्स होते हैं, यानी नर युग्मों के, नर गैमेट सही है, ठीक है। जिसके अंदर बना उसको बोला एंथेरिडियम, ठीक है। उसके अंदर सेल होती है जो पूंछ कोशिकाएं होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो बनेंगे उसको बोलेंगे एंथेरोजॉइड, ठीक है। एंथेरोजॉइड ही क्या है, नर युग्मक होते हैं, ठीक है। पुकोशिका, पुकोशिका, प्रत्येक पुकोशिका पुमणु एंथेरोजॉइड बनाते। इस प्रकार प्रत्येक पुदानी में अनेक क्या मिलते हैं, पुमणु मिलते हैं। तो एंथेरोजॉइड क्या है, पुमणु मिले। प्रत्येक पुमणु एक छल है, छल का मतलब क्या है बताओ, और द्विकशाभिका है, द्विकशाभिका है, ठीक है। तो देखो जो एंथेरोजॉइड यहाँ पे ये बने, ये जो होते हैं वो द्विकशाभिका होती है। कितनी कशाभिका है इसकी, द्विकशाभिकीय। कैसे होते हैं, द्विकशाभिकीय होते हैं, दो कशाभिकाएं होती है। कशाभिका है इसका मतलब ये कैसे होंगे, चल होंगे, यही मूवमेंट करेंगे, ये जाएंगे फीमेल के पास में।
द्विकशाभिकीय संरचना है। स्त्री जननांग जिसे स्त्री दानी बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं, एक फ्लास्क सदृश्य बहुकोशिकीय संरचना होती है जिसमें आधारी भाग फूला हुआ रहता है, जिसमें अन्नदाता वेंटर होता है, जिसके ऊपरी में दीर्घित भाग गिरवा नेक कहलाती है। अंडदा और गिरवा के चारों ओर बद्ध कोशिकाओं का एक आवरण होता है। ठीक है, तो देखो फीमेल ये नर हो गया, ये मादा होगी। फीमेल को अपन देखने जाए तो अपने को इस तरह से मिलेंगे, ये इसकी बद्ध कोशिका पास बाद वाली, ये इसकी यहाँ पे क्या होगी गिरवा। ठीक है, इसके अंदर जो यहाँ पे होती है ये अंडदा, अंडदा अंडदा जो फूला हुआ रहता है, फूला हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर जो बनती है वो क्या बनती है, एग सेल बनती है, अंड कोशिका। और अंड कोशिका जो है वो किसका काम करती है, फीमेल गैमेट का, फीमेल गैमेट का, ये फीमेल गैमेट का काम करती है। अच्छा, अब क्या होंगे, ये चलने वाला है, चलता 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 इधर आएगा गिरवा पे और यहाँ पे जाके इसको निषेचित कर देगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, इसको निषेचित कर देगा। तो ये जो होता है कुछ इस तरह से है। अच्छा, इसको पूरे को, जिसके अंदर ये पूरा है, इस पूरे को बोला जाता है आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। क्या बोला जाएगा इसको, आर्चिगोनियम। इसको बोला जाता है क्या, एंथेरिडियम। तो एंथेरिडियम में क्या बनते हैं, एंथेरोजोइट। एंथेरोजोइट क्या होते हैं, नर युग्म। कैसे होते हैं, छल होते हैं, द्विकशाभिका युक्त होते हैं। यहां से चल के ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट को क्या बोला, स्त्रीधारी, ये स्त्रीधारी। ठीक है, और इसको बोला जाता है पुधारी, ये पुधारी है। तो स्त्रीधारी जिसको बोलेंगे आर्चिगोनियम, फ्लास्क जैसी होती है, आधारी भाग खुला, अंडदाग बोलते हैं, ऊपर गिरवा होती है, अंदर की तरफ एक्सेल होती है। ठीक है, एक्सेल जो होगी वो क्या होती है, फीमेल गैमेट होते हैं। अंडदाग गिरवा देखो क्या लिखा है, आधारी भाग खुला हुआ, अंडदाग वेंटर, ऊपर कैसा होता है थोड़ा सा सकरा पार्ट, जिसको गिरवा बोला जाता है। अंडदाग गिरवा के चारों ओर कैसी होती है, बद्ध कोशिकाएं होती है, जो आपको ये बद्ध कोशिका है, ये बद्ध कोशिका चारों तरफ, ये देखो ये वही है। ठीक है, ये बद्ध कोशिका साथ में, ये आपका एग सेल हो गया, आर्चिगोनियम हो गया, एंथेरिडियम हो गया, ये एंथेरोजोइड है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। ऐसा निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना, इसलिए ये उभयचर है। इनमें निषेचन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, जल की आवश्यकता रहेगी। यद्यपि अंडदाह में अनेक पुंमणु प्रवेश करते हैं, इसके अंदर ये अंडदाह है, अंडदाह में बहुत सारे ये स्पर्म जो जाएंगे वो बहुत सारे होंगे, वो इसके अंदर प्रवेश करेंगे बहुत सारे, और इसको फर्टिलाइज, लेकिन एक ही जो होगा पुंमणु वो इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन जो करेगा वो एक ही करेगा, एक ही इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। परंतु अंड से केवल एक ही पुंमणु संलियत होकर क्या बनाता है, युग्मनज। युग्मनज को बोला जाता है जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। अच्छा, युग्मनज में निषेचन के तुरंत पश्चात विभाजन स्टार्ट हो जाता है। अब ये विभाजन जो होगा वो कौन सा होगा, समसूत्री होगा, सॉरी असूत्री। पहले तो होगा समसूत्री और फिर होगा इसके अंदर असूत्री। ठीक है, युग्मनज निषेचन के पश्चात विश्राम अवस्था में नहीं रहता, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ टाइम पड़ा रहेगा और फिर उसमें विभाजन स्टार्ट होगा, नहीं, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। युग्मनज का प्रथम विभाजन एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है, जिसके फलस्वरूप निर्मित दो कोशिकाओं में बाह्य कोशिका अनेक का विभाजित होती है, जो भ्रूण बनाती है, और इस प्रकार भ्रूण का विकास बहिर्मुखी कोशिका से होता है। अब मैंने अभी बोला क्या कि जाइगोट जो होगा वो एक सेल वाला है, जिसके अंदर विभाजन से कितनी सेल बन जाएगी, दो सेल बन जाएगी। ठीक है, एक तो होती है बहिर्मुखी बाहर की तरफ, ये बाहर वाली, और एक होती है अंदर वाली, ये अंदर वाली। तो बाहर वाली है ये आगे चल के क्या बनाती है, भ्रूण का निर्माण करेगी, इसका निर्माण करेगी, भ्रूण का निर्माण करेगी। इसलिए जो भ्रूण का विकास होता है वो बहिर्मुखी होता है। बहिर्मुखी मतलब बाहर वाली जो सेल है। देखो, युग्मनज में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है, अनुप्रस्थ विभाजन हो गया प्रथम, जिससे कितनी सेल बन गई, दो सेल बन गई।
एक बाहर की तरफ रहती है, एक अंदर की तरफ रहेगी। तो जो बाहर की तरफ जो है, बाहर वाली कोशिका में अनेक विभाजन होता है, जिससे क्या बन जाते हैं, अब बाहर वाली के अंदर बहुत सारे विभाजन से क्या बन जाएंगे, जैसे स्पोर बन जाएंगी, बहुत सारी सेल बन जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे, कौन सा, बहिर्मुखी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बहिर्मुखी बोला जाता है। ब्रायोफाइट में भ्रूण का विकास स्त्री दानी के अंदर होता है। कहाँ पे होगा, फीमेल, क्योंकि जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ, फीमेल के फ्लास्क जैसा संरचना यानी आर्चिगोनियम के अंदर हुआ, तो वहां पे ही होगा परिवर्तन। अच्छा, अब आपकी जो पीढ़ी जो है वो कैसी बन गई, बीजाणुविद बन गई, क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बनते ही आपकी पीढ़ी जो होगी वो कैसी होगी, बीजाणुविद होगी। ठीक है, आप देखो ये जैसे ही है, ये तो अभी भी कैसे है, ये एन है और ये भी एन है। ठीक है, अभी एन एन चल रहा है, यहाँ पे भी एन है, लेकिन ये इसमें जाते जैसे फर्टिलाइज हो गया, ये किसमें चला जाएगा, 2n में। 2n में जाते ही ये किसमें बन जाएगा, स्पोरोफाइट में बदल जाएगा। तो ये जुड़ते ही क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट के अंदर ये बदल जाएगा, तो वो 2n में चला जाएगा। स्थित दानी में होता है। बीजाणुविद पूर्ण रूप से युग्मकोविद पे आश्रित होती है। बीजाणुविद में फूड, सीटा और कैप्सूल में विभेदित होता है। मैंने आपको बताया। अब बीजाणुविद, बीजाणुविद का मतलब होता है ये वाला, ये बीजाणुविद है। बीजाणुविद मतलब कौन सी स्टेज होगी, ये होगी 2 वाली, 2n वाली। ये लेकिन लगी किस पे है, ये है गैमेटोफाइट, n वाली। यानी बीजाणुविद की जो पीढ़ी है वो किस पे डिपेंडेंट है, n पे डिपेंडेंट है, युग्मकोविद पे डिपेंडेंट है। और बीजाणुविद की पीढ़ी जो बन रही है, वो जो प्लांट बन रहा है उसको 3 भागों में बांटा है। एक तो होता है फुट, दूसरा होता है सीटा, और तीसरा जो होता है वो कैप्सूल होता है। क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो कैप्सूल में, परंतु कुछ सदस्यों में फुट, सीटा दोनों, जैसे रिक्सिया में, और केवल सीटा वो होता है कॉर्सिनिया में अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो फूड सीटा इसके अंदर दोनों, लेकिन कैप्सूल आपको सब में मिलेगा, क्योंकि स्पोर जो हो गए वो इसी के अंदर होते हैं। कैप्सूल में बीजाणुजन, बीजाणुजन कोशिकाओं में असूत्री विभाजन होता है। अब देखो, अब यहां पे जो हुआ है वो ये जो है बीजाणुविद, ठीक है, इस कैप्सूल जो है उसके अंदर जो है वो कौन सा विभाजन होगा, असूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके अंदर कौन सा विभाजन हुआ, जो स्पोर एंजियम के अंदर जो स्पोर बने उनके अंदर कौन सा विभाजन हुआ है, असूत्री विभाजन हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा होता है, असूत्री विभाजन, जिससे अगुणित बीजाणु बन जाते हैं, जो भी स्पोर निकले। अब एन बन गया, अगुणित का मतलब कैसा हो गया, एन। तो आपकी वापस पीढ़ी जो थी, बीजाणुविद पीढ़ी किसमें बदल गई, एन में बदल गई। नहीं, जो स्पोरोफाइट जो थी वो किसमें बदल गई, वापस गैमेटोफाइट में बदल गई। इस समूह में सभी सदस्य सम बीजाणु होते हैं। सम बीजाणु का मतलब होता है जो भी ये बीजाणु बनेंगे वो सारे समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, अर्थात इनमें केवल एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। सभी बीजाणुओं का आकार, आमाप कैसा होता है, समान होता है। बीजाणुओं का विमोचन, कैप्सूल की भित्ति जो ऊपर बताई थी, कैप्सूल, कैप्सूल की भित्ति जब फटती है तो उसमें से बहुत सारे बीजाणु बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। बीजाणु अचल होते हैं, इनका प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायु द्वारा। अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होकर नया तंतु में, अब देखो, अब बात वो कौन सी हो रही है पता है, एक बार वापस इसको थोड़ा सा मैं, बात ये कर रहा है कि जो स्पोरोफाइट है इसको बोला जाता है बीजाणुविद, बीजाणुविद। तो लड़के कमेंट कर रहे थे कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, समझाते नहीं। तो इसमें देखो, अभी आज जो है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो वैसे कल भी समझाया था, लेकिन कोई कह रहा तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझा। देखो ये बीजाणुविद है, इस बीजाणुविद में हुआ ये है कि ये है कैप्सूल, ये इसका क्या है, कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल, ये इसको बोला जाता है वो क्या है, इसका सीटा, और ये इसका क्या होगा, फुट, और ये इसका गैमेटोफाइट जिसको यू। तो ये डिपेंडेंट पहली बात तो किस पे है, निर्भर किस पे है, निर्भर जो है वो युग्मकोविद पे। ठीक है, अच्छा, यहां पे पहले क्या होगा, समसूत्री विभाजन हुआ होगा। कौन सा विभाजन हुआ होगा, समसूत्री। समसूत्री से एक नहीं और बहुत सारे क्या बन गए, स्पोर बन गए। क्या बन गए, स्पोर बन गए। ये स्पोर, स्पोर को बोला जाता है, स्पोर जिसमें बनते हैं उसको बीजाणुदानी बोलते हैं, या स्पोर एंजियम, ये स्पोर है। और स्पोर को ही क्या बोला, बीजाणु बोला। क्या बोला है, बीजाणु बोलते हैं। अब बीजाणु यहाँ पे कैसे है, 2n में,
लेकिन जैसे बीजाणु आगे चलते हैं इनके अंदर जो होता है कौन सा स्पोर है, स्पोर के अंदर जो है वो सबसे पहले ये मियोसिस डिवीजन हो गया। क्या हो गया? मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री असूत्री विभाजन होने से ये मियोसिस जो होने से, यहाँ पे देखो ये मियोसिस हुआ स्पोर के अंदर, असूत्री विभाजन होने से ये किस में आ गए? एन में आ गए। अब अपने पास में जो स्पोर जो आए हैं वो कैसे हो गए? एन हो गए। कैसे हो गए? ये भी एन हो गया, ये भी एन हो गया। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये पौधा है ये वाला इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब पौधा यहाँ पे नया बन रहा है, ये देखो ये नया पौधा बन रहा है। ये पौधा किसमें है? युग्मकोविद में। और ये भी जो है वो कैसे मियोसिस होने की तरह बाद में कैसे हो गए? ये भी युग्मकोविद हो गए। कैसे हो गए? युग्मकोविद हो गए। अब यहाँ पे ये मेल बना। अच्छा, प्रोटोनीमा क्या होता है वो बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे सबसे पहले ये क्या होता है, एक थ्रेड जैसा धागे जैसी लंबी संरचना बनती है, इसी को क्या बोला जाता है? प्रोटोनीमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटोनीमा बोला जाता है। और इसी पे क्या बनेंगे? अभी मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। यहाँ पे ये फीमेल गैमेट या जहाँ पे जिसके अंदर जो बनेंगे यानी पुंधानी और स्त्रीधानी का निर्माण इन्हीं पौधों के ऊपर होगा। जैसे ये मेल की तरह का इसने मेल बनाया तो ये मेल की तरह हो गया, मेल गैमेटोफाइट हो गया। और ये फीमेल गैमेटोफाइट है, यानी बॉडी भी किसी एन में है और इसकी भी कैसी है? एन में। ठीक है, तो ये जो है जो आपको ये बताया कि कैप्सूल जो ऊपर अभी बताया था ये है कैप्सूल। कैप्सूल क्या हो रहा है? फट रहा है। फटने से क्या होगा? बीजाणुजन कोशिका असूत्री विभाजन, अनेक बीजाणु बनते हैं। अच्छा, ये कह रहा है कि बीजाणु कैसे होंगे? समान होंगे। यहाँ पे देखो ये बीजाणु और ये बीजाणु दोनों समान है। दोनों कैसे हैं? समान है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर यहाँ पे है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा अंतर यहाँ पे कि जब गैमेट बनेंगे ना वो गैमेट अलग अलग होते हैं। ये विषम युग्मजी है, यहाँ पे विषम युग्मजी है। ये जो स्पोर जो है ये बीजाणु जो है वो तो सेम है, लेकिन जो ये गैमेट बनेंगे वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता दूर कर लेना। इसलिए इनको सम बीजाणु कहते हैं। बीजाणु जो है ना वो कैसे? सम बीजाणु के वाप अर्थात एक ही प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं जो सभी बीजाणु का आकार व आमाप कैसा होता है? सेम होता है। फिर वही कैप्सूल की पीटी फटने से ये प्रकीर्णन वायु द्वारा होता है, फटेंगे बाहर जाएंगे। ठीक है, अंकुरित होते हैं और तंतुमय नाल फिलामेंट बनते हैं। अब ये बात असूत्री विभाजन के बाद, ठीक है, जिसमें अनेक जिससे विभाजन से एक नया थैलस लीवर बर्ड्स बन जाता है। प्रथम तंतु को अभी मैंने क्या बोला था? प्रथम तंतु को क्या बोलेंगे? प्रोटोनीमा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रथम तंतु प्रोटोनीमा। ठीक है, अनेक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है जिससे एक नए उर्वधर युग्मधर गैमेटोफाइट का विकास हो जाता है, वापस एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर जन्म। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ब्रायोफाइट का वर्गीकरण सबसे पहले जो है ब्रायोफाइट का किसने दिया था? रॉथमेलर ने दिया था। किसने दिया था? रॉथमेलर और प्रोस्पेयर। ठीक है, कब दिया था? 1957 और इन्होंने बताया था 51 द्वारा। इन्होंने ब्रायोफाइट को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में या कितने वर्गों के अंदर बांटा? 3 वर्गों के अंदर बांटा। सबसे पहला है हेपिटकाप्सिडा जिसको हेपेटिसी बोलते हैं, एंथोसिरोटाप्सिडा जिसको बोलते हैं एंथोसिरोटोटी बोलते हैं, और बायोप्सिडा जिसको बोलते हैं मसाई। क्या बोलते हैं? मसाई बोला जाता है। ये लीवर वॉट है, ये हॉर्न वॉट है, और इसमें क्या आएगा? मॉस आएगा। क्या आएगा? मसाई का मतलब क्या हुआ? मॉस आएगा। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लो इसका। अब है देखो, सबसे पहला है हेपिटकोप्सिडा या हेपेटिसी। युग्म को भी प्राय थैलाब होते हैं। कैसे होते हैं? थैलस जैसे होते हैं, इस कारण इनको लीवर वॉर्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीवर वॉर्ट बोला जाता है। ठीक है, जो पहला अपन ने देखा ग्रीन कलर के जो लीवर वॉर्ट इस तरह के, इस तरह के ये लीवर वॉर्ट की तरह। कभी कभी ये पर्निल होते हैं, पत्ती जैसे दिखते हैं। यदि पर्निल है, पत्तियों के मध्य सीरा अनुपस्थित होती है, लेकिन इनमें सीरा ही नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? सीरा ही नहीं मिलेगी। मूलाभास एक कोशिकीय अशाकित और पटरहित होते हैं। पटरहित होने के कारण जैसे मूलाभास, जैसे सपोज मान लो एक कोशिकीय है, ठीक है, एक कोशिका इधर है, एक कोशिका इधर है, एक कोशिका इधर है और एक कोशिका इधर है। ठीक है, एक कोशिका है लेकिन इनके अंदर आपको पट नहीं मिल रहा। पट का मतलब होता है सेप्टम। ये पट, ये सेप्टा, ये सेप्टा नहीं है। सेप्टा, अब सेप्टा नहीं है तो आपको ये कैसा दिखता है? बहुकेंद्रकीय दिखता है। कैसा दिखता है? बहुकेंद्रकीय, बहुकेंद्रकीय दिखेगा।
सिनोसेंट्रिक बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, सिनोसेंट्रिक, सिनोसेंट्रिक, बहुकेंद्रकीय होते हैं। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में अनेक पाइरिनॉइड रहित, अनेक होते हैं लेकिन पाइरिनॉइड नहीं मिलता है, पाइरिनॉइड जिसमें स्टार्च और वो संचित रहते हैं। लैंगिक अंगों का परिवर्धन थैलस के पृष्ठ सतह पे होता है, पृष्ठ ऊपर वाली सतह पे होता है, ठीक है, जो सतही कोशिकाओं से होता है, जैसे ये ऊपर, ये नीचे वाली सतह और ये ऊपर वाली, तो ये डॉर्सल सतह पे होता है। युग्मोद्भिद सरल रिक्सिया के अंदर केवल संपुट होता है, वो भी बोला था संपुट ही होता है, कैप्सूल होता है। अधिकांश में पाद फूट भी पाया जाता है, किसी में संपुट व्रंत सीटा भी होता है, संपुट कैप्सूल भी होता है। संपुट कैप्सूल जो है वो स्तंभिका रहित होता है, मतलब कईयों में स्तंभ नहीं होता। कुछ सदस्यों में बीजाणुओं के साथ में इलेक्ट्रेट्स का निर्माण होता है, जो रिक्सिया के अंदर और मर्केंसिया के अंदर होता है। इलेक्ट्रेट्स मतलब होता है अदर एक कोई संरचना होती है जो इनके साथ में बनती है, इनको बोलते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रेट्स, जो किसमें मिलता है, मर्चेंटिया और रिक्सिया इसके एग्जाम्पल है। मार्केंसिया, ये है हेपेटिसी, हेपेटिसी। दूसरा है जिसको बोलते हैं एंथोसिरोटाइसिडा, जिसको बोलते हैं एंथोसिरोटिसी, ठीक है। और इसमें युग्मकोभिद कैसा होता है, थैला जैसा है, वायु प्रकोष्ठ सल्कों का अभाव होता है, वायु प्रकोष्ठ होते हैं और सल्कों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है, वायु प्रकोष्ठ और सल्कों का क्या होता है, अभाव होता है, स्केल नहीं मिलते। मूलाभास एक कोशिकीय होते हैं, चिकने होते हैं, असाकित होते हैं, पट रहित होते हैं, इसमें भी वही पट रहित है, बहुकेंद्र की आपको दिखेंगे। प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा पाइरिनॉइड युक्त हरित लवक मिलता है, एक बड़ा क्या मिलता है, पाइरिनॉइड जैसा हरित लवक इसके अंदर मिलता है। पूदानियां अंतर्जात होती है, मतलब पौधे के अंदर की तरफ बनती है, कहां पे बनती है, पौधे की सतह पे नहीं बनती, अंदर की तरफ बनती है, ठीक है, कहां पे बनती है, अंदर की तरफ, इसलिए एंडोजीनियस है। थैलस की पृष्ठ की सतह में धसी हुई रहती है, धसी हुई मतलब वो अंदर ही होगी, अंतर जाती है। बीजाणुविद मतलब कौन सी, 2n वाली, रेखाकर या संपुट में स्तंभिका की उपस्थिति होती है, ये है एंथोसिरोसिस और है नोटोथैलस। तीसरा जो वर्ग है वो है बायोप्सिरा या मसाई बोला जाता है। युग्मकोभिद में श्याम प्रथम तंतु बनता है, जिसको बोलते हैं प्रोस्टेट प्रोटोनीमा बोला जाता है। प्रथम तंतु को क्या बोलते हैं, युग्मोद्भिद से, युग्मोद्भिद आयन से, ठीक है। एक उर्ध्वधर युग्मोदर में विभेदित हो जाता है, जो किसमें बदल जाता है, उर्ध्वधर सुपर धागा बनता है और फिर उसमें ऊपर की तरफ वो शाखाएं निकलती है, जिससे प्लांट बनता है। युग्मोदर पंडिल होता है, पत्ती अभी देखे था आपने, पत्तियां मिलती है इसके अंदर। मूलाभास बहुकोशिकीय होते हैं, इसमें देखो बाकी दोनों में एक जैसे, और तीसरे पटों से युक्त होते हैं एवं साकित होते हैं। मूलाभास कैसे मिलेंगे आपको, इस तरह से, और साकित मिलेंगे, ये इस तरह से साकित होते हैं। और इनकी अगर देखें तो इनमें पट भी मिलता है, ये कोशिका जैसे पट मिलता है, सेपरेट होगी। कैप्सूल में स्तंभिका कोलुमेला उपस्थित होते हैं, किंतु इलेटर अनुपस्थित होता है इसके अंदर। कैप्सूल में परिमुख दंत उपस्थित रहते हैं, जो आपको फर्टिलाइजेशन में मदद करेंगे, इसमें सॉरी फटने में। हुनेरिया और इसमें पॉलीट्राइकम और स्पेक्नम, वो इसके एग्जाम्पल है। तो ये दो जो है वो इसके हैं, टोटल 3 है, हेपेटोसिटी, ठीक है, एंथोसिरोटी और मसाई या बायोप्सिरा। अब इनका बायोफाइट का इतना कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो पढ़ लेते हैं। बायोफाइटा घने रूप में गुच्छकों में उगते हैं साथ में, तो मिट्टी को ये क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, वर्षा के पानी से मिट्टी का कटाव यानी सॉइल इरोजन को रोकते हैं ये। दूसरा, मॉस चट्टानों पे उगते हैं, जब तक ये समाप्त होते हैं तब तक दूसरे पौधे उगने के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि जब खत्म हो गए तो इनमें मृदा की तरह ये तैयार हो जाते हैं, सीधी सी बात है। तो पारिस्थितिक अनुक्रम में ये काम है, आते हैं पारिस्थितिक में ये इनका अनुक्रम चलता रहता है कि भाई ये खत्म हो गया तो इसके ऊपर नए प्लांट उगेंगे, यानी नए प्लांट को कहते हैं कि ये मिट्टी की तरह काम करते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रम में स्पेगनम ध्यान रखना, ठीक है, पीट मॉस, बॉग मॉस, ठीक है, ट्रक मॉस भी कहा जाता है। एक पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण पौधा है। स्पेगनम ऐसी झीलों में उगता है जहां जल की पीएच कितनी होती है, 3.7 से, ठीक है, 4.9 तक। स्पेगनम की कोशिकाएं भित्तियों से कुछ अम्ल निकलता है, क्या निकलता है, अम्ल।
ठीक है, जिससे मृत्यु के पश्चात भी पौधे बैक्टीरिया द्वारा बहुत जल्दी सड़ते नहीं है। अब ये क्या होगा, अम्ल के कारण क्या होगा, जब भी ये मर जाएंगे तो भी ये सड़ते नहीं है। किसके कारण, अम्ल के कारण। कौन नहीं सड़ता इसको, बैक्टीरिया इसको सड़ाते नहीं है, जल्दी से नहीं सड़ते। अतः मृत पौधे व अन्य मृत पौधों के साथ में झील में तलेटी में क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। ठीक है, पर सालों साल एकत्रित होते रहते हैं। इससे अंत में एक गहरे रंग का ठोस पदार्थ बन जाता है, जिसे अपन पीट या कोयला वो कहते हैं पीट। क्या बोलते हैं इसको, पीट कहते हैं। ये पीट झील की तलेटी पर धीरे धीरे ऊंचा करता है तथा ऊंचा उठाता है, उसको धीरे धीरे जमता जाएगा, अंत में भरकर भूमि का निर्माण में सहायक होता है। ये ब्रायोफाइटा के स्थल में वनस्पति का पूर्वगामी है भी कहते हैं इसको। ब्रायोफाइटा का क्या होता है, पूर्वगामी, सबसे पहले ये बने होंगे। कहते हैं ये पौधे का प्रथम स्थल आवास होता है, पौधे का फर्स्ट लैंड। ठीक है, जहां पे ये इनका इनहिबिशन होगा। पीट कोयले का आसवन करेंगे, अगर पीट कोयले का आसवन करते हैं मतलब तो क्या बनता है, स्पेगोल बनता है। क्या बनता है, स्पेगोल बनता है, जिसका उपयोग चरम रोग उपचार में किया जाता है। ठीक है, तो इससे देखो ये पीएच है, ये गांव जो है वो पीएच से, इतने पीएच पे ग्रो करते हैं, अम्ल निकालते हैं, जिससे सड़ते नहीं है, जिससे ये तलेटी पे बैठ जाते हैं, धीरे धीरे जमते जमते पीट का निर्माण करते हैं। ठीक है, पीट का जब अपन क्या करेंगे, आसवन करेंगे तो स्पेगोल बनता है, जिसका चरम रोग उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा पीठ गद्दों को भरने में, क्वेरियों को बिछाने में, ठीक है, घाव को भरने में, घावों को, ठीक है, ड्रेसिंग करने में, घावों को ड्रेसिंग करने में, कलम बांधने में, कलम जो बांधते पादप को काटते हो तो उसमें, जलाने में काम में आते हैं। स्पेनन में जल अवशोषण व जल धारण की अधिक क्षमता होने के कारण इसका उपयोग जीवित पौधे, मछलियों व अन्य स्थानों को भेजने हेतु पैकिंग सामग्री में करते आ जाता है। पैकिंग करते हैं तो इनको साथ में भराया जाता है ताकि वो पानी बना रहे। स्पेनन जीवाणुरोधी होते हैं, अभी बताया था, क्योंकि वो एसिड निकालते हैं। लक्षण होने के कारण इनमें द्वितीय विश्व युद्ध में जवानों के घाव में क्या किया था, पट्टी की थी। ये इंपॉर्टेंट, इन जवानों के गाउन के अंदर पहले किसकी, स्पेगनम की थी, क्योंकि एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी या एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। ब्रायोफाइट्स के कुछ सदस्यों में सूचक भी होता है, मतलब सूचना देते हैं, जैसे मर्केंसिया जो है पॉलीमार्फा, इसकी उपस्थिति अगर लग जाती है तो इसका मतलब है वहां आग लगने या बाढ़ आने के पूर्वानुमान होते हैं। ठीक है, फूनेरिया जिसको हाइग्रोमेट्रिका, इनकी उपस्थिति है तो वहां पे तांबे की उपस्थिति दर्शाती है वो। ठीक है, ब्रायम अर्जेंटियम ये सारी स्थान दर्शाता है, मतलब अगर ये ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो स्थान कैसा होगा, सारी होगा। तो ये जो है वो सूचक की तरह कार्य करते हैं। तो ये थी अपने ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो मेरे जो क्लास जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर नहीं आती है तो आपको उसमें कमेंट कर दो, कोई समस्या हो तो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, थोड़ी और ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।